जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला सामने आया है। विपक्ष अपने गिरेबान में झांके, ये कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीट हम जीतेंगे, ब्रजेश पाठक का ये कहना है। दूसरे लोगों ने परिवार को आगे बढ़ाया, ये कहते हैं। और कुछ लोगों का एजेंडा सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाना हो, और कुछ लोगों का काम गुंडे माफिया का फौज बनाओ और लोगों को परेशान करो। डूबता हुआ जहाज है सपा। तो एक के बाद एक कई तीखे हमले किए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जहां परिवारवाद से लेकर के गुंडा राज और परिवार के भीतर फूट, इसका भी जिक्र कर दिया है। क्या कहा है डिप्टी सीएम ने, सुनिए आप भी। दरअसल आप जिस विपक्ष की बात करते हैं बुरी तरह से डिरेल्ड है। अभी मात्र कुछ दिनों पहले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनमानस ने उन्हें हाशिए पर पटका है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ा करके गुंडे माफिया मवालियों की फौज इकट्ठा करके प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करना उनका एजेंडा है और जनता ने नकार दिया है। कल जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो प्रदेश के चतुर्मुखी विकास में किसानों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सबसे बड़ी बात ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। आप देखेंगे इस बजट के बाद उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश के आम जनमानस ने बजट को सराहा। तो उधर सपा नेताओं पर शिवपाल यादव का तंज सामने आया और कहते हैं कि अगर मेरी सलाह नहीं मानने का नुकसान हुआ है, अगर मेरी सलाह ले लेते तो वो सत्ता पक्ष के साइड बैठे होते, विपक्ष में नहीं। शिवपाल यादव ने ये बड़ा तंज किया है और बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि मेरे साथ चल लेते तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठे होते, ना कि विपक्ष में। तो शिवपाल यादव बोले हैं और इस बार फिर से उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है कि मेरी सुनी नहीं गई है। विधानसभा चुनाव में ना मेरी बात सुनी गई है, ना मेरी सलाह ली गई है। लेकिन क्या कहा है उन्होंने, वो सुनते हैं। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहां बैठते। तो ये तो उदाहरण है, मैं उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे, अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। अब बात सपा नेता आजम खां की। मुश्किलों में फंसे आजम से आफत हटने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से को गिराए जाने का डर अभी भी आजम को सता रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ अपील की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इस याचिका में कहा यह गया है कि एक मामले में आजम खां को जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी थी, जबकि जमानत देते वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। अब प्रशासन परिसर की 2 टीमें इमारत गिराने की तैयारी कर रही हैं और इधर सुनवाई भी होगी। आज इस पूरे मामले को लेकर के जब रुख कर लिया है आजम ने सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए वक्त और तारीख दी है, जो कि आज की है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा। आजम ने ये अर्जी लगाई है कि जौहर यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा बच जाए, उसे ना गिराया जाए, क्योंकि 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसे पॉइंट आउट कर लिया है प्रशासन ने। हाईकोर्ट से इस मामले पर एक आदेश लिया है, जहां इसी को चैलेंज करते हुए वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का, क्योंकि दिल्ली से ही अपडेट मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई को लेकर के। क्या टाइमिंग और क्या जानकारी मिल पा रही है अविनाश?
जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है और समर वेकेशन में जो समर वेकेशन की बेंच है उसको लीड कर रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़। कुछ ही देर पे इस मामले पर सुनवाई होगी। अगर बात करें तो आजम खान के वकील के रूप में कपिल सिब्बल पेश होंगे। जिस तरीके से आजम खान ने अपनी याचिका लगाई उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो शत्रु संपत्ति के नाम पर 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है, उसमें यूनिवर्सिटी कैंपस की तमाम सारे जो निर्माण है वो हुआ है और उसको जिला प्रशासन गिराना चाहता है। लिहाजा इसको गिराया ना जाए, इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट दे और इसके साथ साथ जो 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन ने ली है उसको वापस मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को दी जाए। इस बात को लेकर के आजम खान ने अपनी याचिका लगाई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। अगर बात करें तो आजम खान के वकील के रूप में कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रखेंगे कि किस तरीके से जो आजम खान की याचिका है उसमें जो है बात है और उसमें जो है तमाम तरीके जो सबूत है वो स्पष्ट है, इसलिए वो शत्रु संपत्ति ने उसे वापस से मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ निर्णय आता है और उत्तर प्रदेश सरकार अपना इस पूरे मामले में क्या जवाब देती है, क्योंकि पिछले हफ्ते अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद वो जेल से बाहर आए और अभी अगर बात करें तो सोमवार को ही इन्होंने ये याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख दी है और अभी कुछ देर के बाद इस पर मामले में सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं आजम खान की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें क्या कुछ जवाब देता है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ डायरेक्शन आता है, इसके लिए थोड़ा भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल अविनाश, इस सुनवाई पर हमारी नजर रहेगी। 11:30 बजे के बाद का वक्त आपने बताया है और क्या कोर्ट का रुख रहता है ये देखना होगा। और आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले पर रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा था, मेरी दिली तमन्ना है कि कम से कम जौहर यूनिवर्सिटी के खंडहर को तो बचा लूं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रयागराज से भी अपडेट आजम खान के लिए ये है कि जमानत को रद्द करने का जो मामला था इस पर आज मामले पर सुनवाई होगी। 12 मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी दी गई है राज्य सरकार की ओर से और जस्टिस सौरभ शमशेरी की सिंगल बेंच है जहां पर इस मामले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी आज अपडेट आएगी आजम और उनके करीबियों के लिए कि जहां FIR दर्ज की गई है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के लिए, उस पर भी आज सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है जहां पर आजम पहुंचे हैं अपने लिए, अपने करीबियों के लिए जो FIR दर्ज है। और 12 ऐसे मामलों में राज्य सरकार भी लामबंद है, उनकी तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी कि क्यों ये जमानत नहीं दी जानी चाहिए, FIR रद्द क्यों होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आज सुनवाई का दिन है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से अपडेट आएंगी। आजम को लेकर के राहत होगी या आफत बढ़ती जाएगी, ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं ज्ञान वापी विवाद की। ज्ञान वापी पर आज सर्वे के रहस्य से पर्दा उठ सकता है क्योंकि सर्वे की जो वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, वो आज हिंदू पक्ष को सौंप दी जाएगी। दोपहर 3 बजे ज्ञान वापी सर्वे की तस्वीर आज हिंदू पक्ष के सामने आने की संभावना है। आपको बताएं कि कोर्ट के आदेश के आधार पर पक्षकारों को ये जो साक्ष्य मिले हैं वीडियोग्राफी के फॉर्म में, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी जिसे वो देखेंगे और दोनों पक्ष अपना ऑब्जर्वेशन जो है उसको देखने के बाद ऑब्जेक्शन क्या है उन्हें वो दिखाएंगे, बताएंगे कोर्ट को। और इसके साथ ही सोमवार को ये तय होगा कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले में केस आगे चलेगा या फिर नहीं। इसी पर जिला अदालत फैसला लेगा। मुस्लिम पक्ष सोमवार 30 मई को दोपहर 2 बजे सबमिशन फिर से शुरू करेगा। तो पहले अब ये कॉपी मिलेगी दोनों पक्षों को, जो सर्वे हुआ है 3 दिन का सर्वे, इसकी वीडियोग्राफी की चिप पहुंचाई जाएगी दोनों पक्षों में। दोनों पक्ष ये देखेंगे और ऑब्जेक्शन अपना देंगे। 30 मई को दोपहर 2 बजे मुस्लिम पक्ष अपना सबमिशन फिर से शुरू करेगा और वहीं से ये बात क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है कि ये पूरा मामला बनता है या फिर नहीं, क्योंकि इसी की पैरवी कर रहा है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष का कहना है ये मामला नहीं बनता है, इसे नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। और अब जबकि साक्ष्य मिलने वाले हैं दोनों पक्षों को, ये 3 दिन का सर्वे और उसकी ये पूरी वीडियोग्राफी जो की गई थी वो पूरी अपडेट आप तक हमने पहुंचाई थी, वो उसकी जानकारी दोनों पक्षों के पास पहुंचने वाली है। इसी बीच आज जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है, लिहाजा वाराणसी में इंतजामिया कमेटी के लोगों ने अपील कर दी है अपने लोगों से कि भाई मस्जिद में कम से कम संख्या में आए ताकि व्यवस्थाएं ठीक रहें। और इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये जारी नोटिस किया गया है। इसमें कहा गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है और 30 मई को अगली सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक और केस है जिसकी सुनवाई होनी है और कल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रख दी थी। दोनों को अब वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाएगी, ये आदेश आए हैं।
हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि वहां मस्जिद वाली जगह पे शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष का दावा यह है ये शिवलिंग नहीं है, रुका हुआ फव्वारा उसका अंश है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं आज इस मामले को लेकर के। क्या हलचल है, रुक करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश का वाराणसी में। तो नीतीश, आज क्या क्या चीजें फोकस में रहने वाली हैं इस पूरे मामले को लेकर? स्नेहा, इस पूरे मामले से जुड़े कई बिंदु हैं, लेकिन आज जिन बिंदुओं पर हलचल रहने वाली है वो दो है, और दो ये प्रमुख है कि आज वादी और प्रतिवादी पक्ष को इस पूरे सर्वे से जुड़ी हुई क्लिप और फोटोग्राफी सौंपी जाने वाली है। समय 3 बजे का लगभग बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आज अगर सौंपी जाती है तो 3 बजे या 3 बजे के बाद सौंपी जाती है। जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि आज ज्ञानवापी में नमाज होगी, यानी जुमे की नमाज होगी। पिछले जुमों में जिक्र कर ले तो पिछले जुमे की नमाजों में जिस तरह से भीड़ भाड़ होती रही और लोग अजान पढ़ने, नमाज पढ़ने वहाँ पर पहुँच जाते थे, आज अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी की ओर से अपील की गई है कि कम से कम संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने आए। प्रशासनिक व्यवस्था अलर्ट पर है। प्रशासन में सबको ये कहा गया है कि बैरिकेटिंग होनी चाहिए, चौक थाना हो या गोदौलिया चौराहा हो, दोनों तरफ बैरिकेटिंग होनी चाहिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखें। बिल्कुल नीतीश, देखिए दो अहम घटनाक्रम है। पहली तो ये जो 3 दिन का सर्वे है उसका साक्ष्य जो मिला है, वीडियोग्राफी, वो दोनों पक्ष को मिलेगी। अब जो देखना चाहेगा, जिसकी मंशा जैसी होगी वैसे ही वो सर्वे में साक्ष्य उसको दिखाई देते हैं, या इसमें ऑब्जेक्शन कुछ और हो सकता है। ये बहुत अहम होगा आने वाले वक्त के लिए। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ से एक और गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन लिया गया है, खबर आ रही है। गैंगस्टर का नाम है अजरुद्दीन उर्फ अज्जू। 2 करोड़ की इसकी संपत्ति है। पूरी प्रॉपर्टी को कुर्क करने की आज कार्रवाई होगी। चोरी से इसने सैकड़ों जो गाड़ियां थी उसे ठिकाने लगाया है, ऐसा आरोप है अज्जू पर। वाहन कटर माफिया है और उसी का शाकिब उर्फ दद्दू गिरोह का सक्रिय सदस्य है अज्जू। वाहन चोरी करने और फिर आसपास के इलाकों में ठिकाने लगाने का ये पूरा गिरोह चलाता है। गैंगस्टर अजरुद्दीन पर सैकड़ों गाड़ियों को चोरी करके ठिकाने लगाने का आरोप है। और जहां कुर्की की कार्रवाई चल रही है वहीं हमारे सहयोगी सनुज की मौजूदगी है। उनके कैमरे से तस्वीरें आ रही हैं और जानकारी देंगे सनुज। जी सनुज। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अजरुद्दीन उर्फ अज्जू है, वाहन कटर माफिया है, फिलहाल फरार चल रहा है और आज उसके करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कीमत के जो मकान, गाड़ियां हैं उसको कुर्क करने के लिए यहां पर जो पुलिस है वो पहुंच गई है पूरी मुस्तैदी से, और तमाम जो पुलिस फोर्स है यहां बुला ली गई है। ये वो मकान है जो अजरुद्दीन उर्फ अज्जू का है, कुर्क किया जाना है। फिलहाल परिवार के सदस्य यहाँ बताए जा रहे हैं और अभी उनको बाहर निकालने के बाद इस मकान को यहाँ पर जो पुलिस है वो कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। दूसरी तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए, जो भारी पुलिस फोर्स है और QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इस मकान को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, सोतीगंज वही सोतीगंज है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था कि हमने उस सोतीगंज को बंद करा दिया है, कि जिसका नेटवर्क और जहाँ जो चोरी के वाहन है वो ठिकाने लगाए जाते थे और नेपाली नहीं कई देशों तक ये जो पूरा सिंडिकेट है वो चलता था। एक एक करके जो पुलिस है लगातार वो यहाँ सख्त एक्शन लेती जा रही है। और देखिए, शाकिब उर्फ जो दद्दू गिरोह है, वाहन चोरी कटर माफिया सबसे बड़ा बताया जाता है, उसने हजारों वाहन चोरी किए और उसका ये सक्रिय सदस्य है जो आज इसका मकान यहाँ पर कुर्क करने के लिए पुलिस पहुंची है। फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। पुलिस फोर्स अंदर दाखिल हो गई और थोड़ी देर में ही उसको वहां कुर्क कर दिया जाएगा। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं। ASP विवेक चंद यादव जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो अजरुद्दीन उर्फ दद्दू है, कितना बड़ा वाहन कटर माफिया है और क्या एक्शन आज आपकी तरफ से लिया जा रहा है तमाम फोर्स के साथ? देखिए, अजरुद्दीन उर्फ अज्जू नाम है इस अपराधी का। इसके गैंग में कुल मिला के 6 लोग हैं। इसके और भी जो साथी अपराधी रहे हैं जैसे शाकिब उर्फ गद्दू, इन सब की कुछ पे 14 की कार्रवाई की जा चुकी है, कुछ की प्रचलित है। आज जो कार्रवाई की जा रही है इसमें इसके 2 आवासीय मकान, 4 कार और 3 बाइक सम्मिलित हैं। इनकी कुल जो कीमत है सर्किट लाइट इत्यादि के हिसाब से उसकी 1 करोड़ 24 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 24। कितने बताया जाता है कि सैकड़ों वाहन इसने चोरी किए थे, पूरा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाता था यार? जी, इनका एक बड़ा गैंग था और पिछले कुछ सालों में जब तक ये सोतीगंज की मार्केट इत्यादि बंद नहीं हो गई थी, ये लोग काफ़ी एक्टिव तरीके से काम कर रहे थे। शाकिब हो गया, अज्जू हो गया, और इसी पे आज 14 की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, और भी सर कोई और इसके बारे में जानकारी मिली हो कि कहीं और भी इसकी संपत्ति हो सकती है? हाँ, इसकी कुछ संपत्तियां और भी चिन्हित की गई हैं जिस पे 14 की कार्रवाई जो है प्रचलित है।
और भविष्य में आपको उसका अच्छा, कुछ और इनपुट भी मिले हैं जिन लोगों को इन्होंने चोरी के वाहन दिए थे, क्या उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है? देखिए, फिलहाल की जो कार्रवाई की जा रही है वो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उससे भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये माना जाए कि सोतीगंज बंद होने के बाद कहीं ना कहीं माफियाओं की, वाहन कटर माफियाओं की कमर टूटी है? बिल्कुल, ये आर्थिक रूप से इन्होंने जो अपराध से अर्जित करके जो संपत्ति बनाई थी उसका ही गैंगस्टर एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये जब्ती करने की कार्रवाई की गई है। बहुत सारी कार्रवाई आप ऑलरेडी देख चुके हैं और उसी क्रम में ये कार्रवाई और की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एसपी विवेक चंद यादव है हमारे साथ, सीधा बता रहे हैं कि लगातार जो एक्शन है वो किए जा रहे हैं। देखिए, QRT है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है। जब भी इस तरह के माफियाओं के खिलाफ या कोई जराइम की दुनिया के बड़े नाम हो या डॉनों के खिलाफ इसी तरीके से QRT हजारों गाड़ियां चुरा लेना, ठिकाने लगा देना, ये इतना आसान नहीं होगा। और कब से ये पूरा नेक्सस बना के काम करता रहा था अज्जू और दद्दू जिनका जिक्र चल रहा है? देखिए, यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, करीब 10 से 12 ऐसे बड़े वाहन कटर माफिया हैं कि जिनकी तूती बोला करती थी। पंजाब की बात हो, हरियाणा, राजस्थान और नेपाल तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। पहले मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए, ये वही सोतीगंज बाजार है कि जहां पर ये सीधे आरोप लगते रहे कि जो चोरी के वाहन कहीं भी चोरी होते थे उनको सीधे इस सोतीगंज में ही ठिकाने लगा दिया जाता था। कई हजार बाइकें, कई हजार गाड़ियां यहाँ चोरी हो जाती थी और कई बार ऐसा देखा गया कि दिल्ली, राजस्थान या पंजाब से कई बार अगर गाड़ी चोरी होती थी और कई बार वो गाड़ियां यहाँ इसलिए पकड़ी गई चूंकि उनके अंदर GPS सिस्टम लगा गया था। पुलिस लगातार सख्त हुई और योगी राज आने के बाद मानो कि यहाँ के जो वाहन कटर माफिया हैं उनके बुरे दिन शुरू हो गए, लगातार उन पर एक्शन लिए गए। और अब यहाँ पर कैसे काम करता है? आप ये तस्वीरों को दिखाते दर्शकों को जिज्ञासा भी होती है कि उनकी मेहनत से कमाई, जिसकी EMI चलती रहती गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो उसके साथ वाहन कटर माफिया क्या करते हैं? ये देखिए, पूरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 300-400 ऐसे लड़के इन लोगों ने अपने गिरोह में रख रखे थे जो बेरोजगार थे और उनसे सीधा कहा जाता था कि आप गाड़ी चोरी करके लाइए, बाइक चोरी करके लाइए और आपको हम पैसे देंगे। उसमें होता क्या था कि यदि कोई नई बाइक है या कोई पुरानी बाइक है, 5 से 10 हजार रुपए उस लड़के को दिए जाते थे। आप सोच लीजिए कि किसी की यदि बुलेट बाइक चोरी कर ली तो 2-2.25 लाख रुपए की उसको मात्र 10,000 रुपए बिकते थे। और कुछ ही देर में ये जो माफिया है ये पूरी तरीके से उस गाड़ी को खोल दिया करते थे, वाहन को खोल दिया करते थे और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे कि कई बार ऐसा क्या होता था कि किसी अगर गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी में भी ऐसी चलता था, गाड़ी चोरी होती थी और यहाँ के लिए कहावत कही जाती थी कि 2 मिनट मैगी तैयार होने में लगते हैं कि चोरी की गाड़ी को ठिकाने लगाने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। अच्छा। वो यहाँ पर चलती थी। पुलिस का सख्त एक्शन हुआ, योगी राज में सख्त एक्शन देखने को मिला। गाड़ी के हर एक हिस्से को काट करके अलग कर देते थे। तमाम माफिया जेल में है और उसकी खरीद फरोख्त से ये इतनी संपत्ति अर्ज की गई है। जी बिल्कुल, करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति। ये तो एक छोटा सा, कहते हैं ना कि तालाब में मगरमच्छ बहुत है, ये तो छोटी सी मछली है जिसका इतना बड़ा नाम है, गैंगस्टर है ये। और साकिब उर्फ दद्दू जो इसके जिस गैंग का सक्रिय सदस्य था उसने भी कई हजार बाइक और कई हजार जो गाड़ियां हैं वो चुराई है। करीब 15 से 20 सालों से ये एक बड़ा सिंडिकेट यहां पर चल रहा था। पुलिस ने लगातार जब एक्शन लिए और यहां सोतीगंज में पूरी तरीके से इसको बंद करा दिया, पुलिस ने सीधा कह दिया। और SSP प्रभाकर चौधरी को ये श्रेय जाता है कि SSP प्रभाकर चौधरी की सख्ती का ये नतीजा है। तमाम यहाँ पर कप्तान आए। सोतीगंज की सड़कों को और गलियों को दिखाते दिखाते जरा समझाइए कि यहाँ पर ये जब गाड़ियां आती हैं और उन वाहन कटर गैंग जिसे आप कह रहे हो वो गाड़ियों को काट करके, खोल करके पार्ट पुर्जे अलग कर देते थे, फिर इनसे वो कहां आगे भेजते थे? कैसे होती थी इनकी कमाई? देखिए, ऐसा था कि यहाँ के एक हाजी गल्ला है, हाजी गल्ला यहाँ का सबसे बड़ा वाहन कटर माफिया है। अरबों खरबों रुपए की उसकी संपत्ति है। लगातार पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। शायद वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। लेकिन होता क्या था कि वो कई सौ गाड़ी एक साथ अगर चोरी करके आ जाती थी तो यहाँ कुछ दुकानों में कहीं आपको बोनट मिलेगा, कहीं आपको इंजन मिलेगा, कहीं आपको टायर मिलेंगे, कहीं आपको पार्ट्स मिलेंगे, यानी पूरी गाड़ी खुल के अलग अलग जगह पहुंच जाती थी। और यही वो सोतीगंज, मैं एक बार अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं यहाँ की जो सकरी गलियां हैं। कभी यहाँ पर पूरी तरीके से जो चोरी के जो वाहन है वो यहाँ पर कटा करते थे। लेकिन योगी राज में सख्ती हुई, SSP प्रभाकर चौधरी ने सख्ती करी और उसका ये नतीजा हुआ कि देखिए यहाँ पर जो लोगों को अपने काम बदलने पड़े। जो जानकारी दे रहे हैं सनोज, कितना अजीब भी है अपने आप में कि लोग मेहनत से गाड़ी खरीदते हैं, उनकी गाड़ी को चोरी करने का पैसा दिया जाता है, उस गाड़ी को टुकड़े टुकड़े करके उनके पार्ट्स को बेचा जाता है और उन्हीं पार्ट्स को बेच करके अरबों की संपत्ति अर्जित की गई, जिस पर आज कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायबरेली से खबर है, गैंगस्टर नानू के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है, सीज किया है। इस दौरान पुलिस ने मुनादी करते हुए गैंगस्टर के घर और RO प्लांट को कुर्क किया है। गैंगस्टर नानू जायसवाल रायबरेली का टॉप 10 अपराधी है।
कार्रवाई के बाद अब इलाके में हड़कंप है। तो देखिए किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम पहुंचती है, मुनादी करती है। ये देखिए